नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला, इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5। अब देखिए ये गर्ल है, इस तरीके से ये गर्ल है, इसकी हाइट है आपकी कितनी 1.5। तो ये जो EA का लेंथ है ये है 1.5, यहाँ गर्ल खड़ी हुई इस तरीके से, ये 1.5 है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज 13.5। तो भाई आपका D से लेके B तक ये ट्री है, तो ट्री हो गया आपका कितना 13.5, ये यहां से यहां तक इस तरीके से D से लेके B तक, ये टोटल लेंथ हो गई आपकी कितनी 13.5। अब आप देखोगे उसने हमसे बोला है द फिगर इज नॉट टू स्केल। ठीक है भाई, मतलब स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, अप टू स्केल नहीं है फिगर। अब सुनो, AB इज इक्वल टू 12√3 मीटर। AB कहाँ है हमारे पास, ये A से लेके B तक 12√3 मीटर है। तो ये बताइए अगर AB का लेंथ 12√3 है तो EC भी हमारे पास कितना हो जाएगा 12√3। ठीक, EC, ये EC का लेंथ हो जाएगा कितना 12√3, दिख रहा होगा भाई। अब रुको, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, रुक जाओ मैं अलग से लिख देता हूँ। या फिर देखिए E से लेके C तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 12√3 मीटर्स। ठीक, अब सुनिए, अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हर आई, है ना। मतलब अगर ये लड़की यहां से, देखो ये लड़की खड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक, और अगर यहां से ये इस ट्री को देख रही तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बनेगा ना, क्योंकि इसकी आंखें यहां पर हैं और यहां से हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके जाएगा, तो ये थीटा हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टोटल 13.5 है। ठीक, ये लेंथ 1.5 है गर्ल की हाइट, तो अगर EA का लेंथ 1.5 है तो BC भी हमारा 1.5 हो जाएगा, तो BC भी हमारे पास 1.5 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, NCERT से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये BC भी 1.5 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो क्या आप DC का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। ये देखिए, आप DC का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये देखिए भाई, यहां से यहाँ 13.5 में से अगर आप 1.5 माइनस करोगे, 13.5 माइनस 1.5 आप करोगे तभी तो आपका DC का लेंथ आएगा। ठीक, सो 13.5 माइनस 1.5, ठीक, तो देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास 13.5 माइनस 1.5, तो 0 और 3 माइनस 1 इज 2, 12.0 यानी कि 12 हमारे पास आ जाएगा। ये लेंथ हमारे पास DC का कितना आ गया 12। अब अगर आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है, ये थीटा निकालना है तो ट्रायंगल DCE में आप लगा दीजिए। तो देखिए इन ट्रायंगल DCA आप tan थीटा लगाइए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस कितना है EC। तो DC अपॉन में EC सॉल्व करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू DC कितना है हमारे पास 12 और EC कितना है हमारे पास, EC है 12√3। अब आपको पता है कि 12 से 12 वहाँ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1 बचेगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में 1/√3, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 वहाँ कितना होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 1/√3, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो पहले मैं आपको समझा दूं चल क्या रहा है। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, वो आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए उसने बोला द पोजीशन ऑफ एन ईगल एंड 2 आइडेंटिकल गीज, गीज कोई पक्षी होते होंगे, ये गीज है, गीज गीज आपका प्लूरल है, गूज आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो गूज नंबर 1 और गूज नंबर 2 दो बर्ड्स हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए, उन्होंने बोला है एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपको सिनेरियो दिखाया गया क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ ईगल है, ये ईगल है, गूज नंबर 1 गूज नंबर 2, कह रहा है कि ऑल द बर्ड्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब सुनो मेरी बात, ये बात क्या है भाई, देखिए ध्यान से समझिए, सुनो 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 ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। ये आपका ग्राउंड है, बोलिए हाँ, हेलो, ये आपका ग्राउंड है, बोलिए हाँ। ठीक, ग्राउंड से सेम हाइट पे ईगल भी उड़ रहा है, ये ईगल है, तो उतनी ही हाइट पे आपका ईगल भी है। ठीक, उतनी ही हाइट पे गूज नंबर 1 भी है, उतनी हाइट पे गूज नंबर 2 है, और तुम हो सुपरमैन और तुम आके ऊपर से देख रहे हो, बोलो हाँ। ध्यान से सुनो भाई, ईगल भी उतनी हाइट पे, अच्छा हाइट पे, उतनी हाइट पे गूज भी है 1 और गूज 2 भी उतनी हाइट पे, और तुम सुपरमैन हो, तुम उन सबके भी ऊपर हो, तो तुम ऊपर से देख रहे हो सबको, तो ये टॉप व्यू दिखाया गया है। तो जब तुम तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों को ऊपर से देखोगे तो तुमको ये तीनों एक प्लेन में दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे, जल्दी से बताइए। ये एक टॉप व्यू दिखाई पड़ा है, कौन कौन फील कर लिया, जल्दी से बताइए कौन कौन फील कर लिया इस बात को। भाई ईगल भी उतनी हाइट पे, गूज नंबर 1 भी उतनी हाइट पे और गूज नंबर 2 भी, तो भैया तुम हो सुपरमैन, तुम उसके भी ऊपर जाके ऊपर से देखोगे ऐसे नीचे, तो तुम्हें तीनों एक स्पेस में, एक प्लेन में, एक इमेजिनरी प्लेन में तीनों दिखाई पड़ेंगे। ठीक, ईगल, गूज 1 गूज 2, तो ये जो पिक्चर दी गई है ये तुम्हें सुपरमैन बनना है और इन तीनों के भी ऊपर जाके देखना है, वो वाली पिक्चर है। जब तुम यहाँ पे टॉप से देख रहे हो तो ये टॉप व्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक,
तो ध्यान से चेक करें तो आपको ये एक तरीके से मैं लिख देता हूं कि टॉप व्यू, तुम सुपरमैन हो, तुम भी उनके ऊपर जाके देख रहे हो, तो ये रहा फिगर आपका, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हाइट सबकी ग्राउंड से जो है सेम है। ओके चलो, तो तुम सुपरमैन बन के ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुनो, अज्यूम दैट ईगल कैन फ्लाई एट द सेम स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब जितनी स्पीड से इधर जाएगी इस पे अटैक करेगी, उतनी स्पीड से इधर जा सकती, उतनी स्पीड से इधर जा सकती, मतलब इस प्लेन में, जो प्लेन तुम देख रहे हो, इस प्लेन में ईगल सेम स्पीड से हर एक जगह जा सकती है। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, अब उसने हमें आगे क्या बोला है, कह रहा अज्यूम दैट द ईगल कैन फ्लाई एट द सेम स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन एंड द गीज आर अनवेयर ऑफ ईगल्स इंटेंशन, मतलब जो गीज हैं, ये गूज नंबर 1 गूज नंबर 2 बेचारे ये खड़े हुए हैं, खड़े का मतलब पंछी अपने आप को ऐसे हवा में रोक लेता है ना पर भर के लिए, ऐसी कुछ क्वालिटी होगी, आपको अज्यूम करके चलना है ये दोनों रुके हुए हैं, आपको अज्यूम करने के चलना है ये इस दोनों पोजीशन पे रुके हुए हैं इस तरीके से। तो जब आप देख रहे हो ऊपर से सुपरमैन बन के, तो गूज 1 गूज 2 आपका यहां पर रुका हुआ है, ठीक, और ईगल चल सकता है, ईगल इस पे अटैक कर सकता है या तो इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो, उसने बोला कि विल नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे, गूज नंबर 1 गूज नंबर 2, कह रहा द फिगर इज नॉट टू स्केल, ठीक है। इफ द ईगल वांट्स टू अटैक द गूज दैट इज नियरर टू इट, मतलब अगर ये ईगल अटैक करना चाहता है किसके ऊपर, गूज नंबर 1 के ऊपर या गूज नंबर 2 के ऊपर, मतलब दोनों में से किसी पे भी अटैक करेगा, लेकिन उस पे अटैक करेगा जो इसके पास हो। ध्यान से सुनिए, इफ द ईगल वांट्स टू अटैक द गूज दैट इज नियरर टू इट, मतलब ये ईगल उस पे ही अटैक करेगा जो इसके पास हो। तो बताओ ये किस पे अटैक करेगा, विच वन शुड अटैक, गूज नंबर 1 पे अटैक करेगा, गूज नंबर 2 पे अटैक करेगा, ये हमें बताना है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो आंखों से, आपको आंखों से कुछ भी दिखे, आपको कैलकुलेशन करनी, भैया ध्यान सुनिए, एक बात तो आपको बता दूं कि अगर ईगल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या ऐसे घूम घूम के जाएगा, नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट पास क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो आपका यही होगा ना भाई, है ना, एग्जाम में आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही लेना ना, ये इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एंगल 30 दिया हुआ है ये वाला, ठीक, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। अब ऐसा तो है नहीं कि ईगल ऐसे घूम घूम के जाएगा, इस पर अटैक करेगा इस प्लेन में, नहीं, वो सीधा जाएगा और इस पे झपट्टा इस तरीके से अटैक करेगा, ठीक। अब आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब भैया पॉइंट के नाम रखो, हाँ, बस दोनों में आप क्या करिए, एक काम करिए, ये वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए जहां पर, या ई बोल दीजिए, ई बोल दीजिए, ईगल जिस पॉइंट पे है आपका, ठीक, ये वाले पॉइंट्स को हम लोगों ने बोला ई, ठीक, ये वाले पॉइंट को आप बोलिए G2, ठीक, G2 बोले या बी बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, इस पॉइंट को बी बोलिए, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए डी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए आप एफ, ठीक। अब आप एक बार एफ ई की लेंथ निकालो, और ये रहा एफ ई की लेंथ, ठीक, ये वाला रास्ता का लेंथ आ जाएगा, एक बार ये वाला रास्ता का लेंथ आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार ई बी निकालिए, एक बार आप ई एफ निकालिए, दोनों को देख लीजिए भैया कितना आ रहा है। तो एक बार हम ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में लेने जा रहे हैं, बी सी ई में लीजिए जरा, ठीक, तो ट्राइंगल बी सी ई में हम जाएंगे यहाँ पर। सो इन ट्राइंगल बी सी ई में अगर आप जाओगे तो साइन 30 अगर आप लगाओगे, साइन 30 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। सो यस, तो देख लीजिए भाई, 30 के ऑपोजिट वाला 75 बनेगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला ये जो बीई है बनेगा हाइपो, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय हाइपो की जगह हम लोग बीई रखेंगे, बीई की हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, साइन 30 1/2 हमारे पास होता है, इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में बीई, चेक करना भाई जरा, साइन 30, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीई इंटू 1, बीई इंटू 1 इज बीई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 75 आप करोगे तो बीई का लेंथ हमारे पास कितना होगा, बताइए, ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 150 मीटर हमारे पास बीई आएगा, ठीक। और ये वाला लेंथ जरा निकालिए ईएफ, तो इसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल, यानी कि एफ डी ई में आप जाइए। सो इन ट्राइंगल एफ डी ई, इन ट्राइंगल एफ डी ई में जाइए, साइन 45 आप लगाइए, साइन 45 आप लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर ये 45 के सामने वाला, ये जो 100 आपको दिया हुआ है ये आपका 45 है, 45 कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, 90 के सामने हाइपो कौन सा है हमारे पास, हाइपो है ई एफ, ठीक। अब साइन 45 1/√2, ठीक, इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ई एफ इंटू 1 इज ई एफ, ठीक। सो ई एफ इज इक्वल्स टू 100 इंटू √3, 100√3, तो यहां से आ जाएगा आपका 100√3 मीटर्स, तो ई एफ हमारे पास आएगा 100√3 मीटर्स, ठीक।
अब आपको चेक करना है 150 बड़ा होता है या 100√3 बड़ा होता है। इसके लिए आप क्या करें, √3 की वैल्यू रख दीजिए। √3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 रख दीजिए। तो EF आएगा 100 इंटू √3 की जगह 1.732 आप रखोगे, ये 0.2 प्लेस राइट में जाएगा और आएगा हमारे पास कितना, 173.2 मीटर्स। कोई समस्या? तो बताइए ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा है, EF वाला है ना। ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा हमारे पास, ये वाला। ये कितना आ रहा है, 173.2 मीटर्स के आसपास। और ये वाला रास्ता कितना आ रहा है हमारे पास, 150 मीटर्स के आसपास। तो शॉर्टेस्ट वे हमारा कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता, ये वाला। ठीक, यानी कि ईगल किस पे अटैक करेगा, गूज नंबर 2 पे, गूज नंबर 2 पे अटैक करेगा। कोई समस्या बताइए। अरे इन्होंने उल्टा ही आंसर दिया हुआ है इसमें, 141 आ रहा है भैया इनका। ओ 1/√2 लेना था ना हमें, सॉरी 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 सॉरी, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। देखिए 1/√2 था ना, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे EF इंटू 1 EF, और 100 इंटू √2 था, ये √3 नहीं था, √2 था एक्चुअल में। तो 100 इंटू √2 था ये। ठीक, ये √2 था हमारे पास, और √3 की वैल्यू 1.414। हाँ, तो ये आपका √2 की अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास वैल्यू होती है 1.414। ठीक, अब रख दीजिए। कॉपी करने में गलती हो गया था, √2 को मैंने √3 लिख दिया था। ओके, तो 1.414 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 प्लेस इधर जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 141.4 मीटर आएगा। ठीक, तो 141 बड़ा होता है या 150 हमारे पास बड़ा होता है, 141 बड़ा होता है। तो 141 क्या था हमारे पास, EF का लेंथ था ना, EF का लेंथ, यानी कि गूज नंबर 2 ही आपका शॉर्टेस्ट वे में आएगा। तो इसी पे ये अटैक करेगा। आंसर चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी हमको सही आंसर यहाँ पर करना है। ओके, ओहो आई एम सॉरी, मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, इस क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी, मैं इसको EF पढ़ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी। EF निकाला ना हमने, 141.3 आ रहा है ना, तो ये EF, तो ये आपका गूज नंबर 1 पकड़ेगा, ये आपका शॉर्टेस्ट वे है। ठीक, 141 पॉइंट कितना था भाई, 4। ठीक, 0.4 मीटर्स। ठीक, तो ये आपका शॉर्टेस्ट हो गया, और यहां से जाएगा तो लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा 150 का, और यहां से जाएगा 144.4, तो गूज नंबर 1 पे अटैक करेगा वो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्लास 9 साउंड के चैप्टर से इंस्पायर है, मिक्स करके हमें कुछ दिया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसको बना दिया गया है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ नीचे इस तरीके से सबमरीन होती है। ठीक, और ये यहां से सिग्नल भेजेगी। ठीक है, सब यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है शोन बिलो इज अ सबमरीन स्काउटिंग एन एनिमी शिप इन द ओशन यूजिंग अ सोनार डिवाइस, है ना। इसमें सोनार आपका लगा हुआ है। ध्यान से सुनिए बच्चों, किसने किसने पढ़ा हुआ है बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अब जिसने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए, ध्यान सुनिए। यहां से एक सिग्नल भेजेगा इस तरीके से, वेव भेजेगा इस तरीके से। बताइए भाई, यहां से सिग्नल जाएगा, इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, बोलिए हाँ। भाई ये आपकी सबमरीन है और ये एनिमी का शिप है, और यहां से वेव जाएगी। सर कौन से रास्ते से जाएगी, दिखाइए जरा। ये ऐसे करके वेव जाएगी, ये ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी इस तरीके से। ठीक, कोई समस्या। ये देखिए, अब वेव जो जा रही है वो ये वाले रास्ते से, अब मैं ऐसे वेव ना दिखा के मैं ऐसे दिखा देता हूं इस तरीके से, है ना। ठीक है, हम हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव भेजते हैं। ठीक, अब सुनिए, देखिए उसने हमसे ये बोला है द सोनार डिवाइस सेंट आउट अ साउंड पल्स। साउंड पल्स का मतलब है वही आपका साउंड वेव। ठीक है, यहां से हमने वेव भेजी, यहां गई, शिप पे टकरा के वापस आएगी। देखिए, सोनार डिवाइस सेंट आउट साउंड पल्स फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका ये सबमरीन में सोनार लगा होता है इस तरीके से, यहाँ ट्रांसड्यूसर होता है, यहां से सिग्नल इसने भेजा और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा, जहां जाएगा सामने टकरा के उसी रास्ते पे आएगा। अब ध्यान सुनिए, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है, इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक, जो साउंड पल्स आपने भेजी है, जितना जाने का टाइम होगा उतना ही वापस आने का टाइम होगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला है साउंड पल्स टू बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रांसड्यूसर, मतलब यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा रहता है भैया सबमरीन में, वहां से इस तरीके से गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पर आ गया। और सोनार वेव सेंट बाय द सबमरीन हिट्स द शिप एंड रिटर्न्स बैक इन 2 सेकंड। वही कह रहा है, जाने का प्लस आने का टाइम आपको दिया है, सुन लो ध्यान से। उसने बोला है कि 2 सेकंड बाद वापस आ जाता है, तो भाई पहले गया होगा फिर आया होगा, बोलिए हाँ। इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। जाने का और आने का समय बराबर होता है, तो ये बताइए अगर जाने और प्लस आने में टोटल टाइम 2 सेकंड का लगा है, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा बताइए। मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं, ये देखिए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये वाला है पॉइंट आपका सी। तो ये बताओ सी से ए तक का टाइम, सी से ए तक का टाइम कितना लगा होगा। टाइम फ्रॉम सी टू ए, टी का मतलब टाइम फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए टाइम
फ्रॉम सी टू ए, ठीक, क्योंकि आपकी वेव इस पानी में चल रही है ना, मीडियम, यहां से यहां मीडियम नहीं चेंज हो रहा आपका, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा स्पीड नहीं चेंज होगी आपकी, तो जाने की स्पीड और आने की स्पीड आपकी सेम है तो समय भी तो सेम होगा भाई, ठीक। ठीक, तो जितना जाने का समय उतना आने का समय, तो जाता प्लस आता 2 सेकंड में, तो केवल कितने सेकंड में, मतलब जाने का टाइम कितना होगा केवल, अगर हम आपसे बोलें कि सी से ए तक कितनी देर में जाता होगा, तो 2 का हाफ करोगे भाई, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब जो टोटल टाइम दिया उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 सेकंड में ये यहां से यहां चला जाता है। अब बताइए क्या आपको सी से ए तक जाने का समय पता है, बोलिए, सी से ए तक जाने का समय पता हो, स्पीड भी तो पता है आपको, वेव की स्पीड देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। उसने हमसे बोला है द स्पीड ऑफ द सोनार वेव अंडर वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो आपको स्पीड भी पता चल गई है, मतलब कहां से कहां तक की स्पीड आपकी, भाई स्पीड चाहे जाने की हो चाहे आने की हो सेम होती है, ओके। तो स्पीड आपको दिया हुआ है कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब सुनिए, क्या आप सी ए की लेंथ नहीं निकाल सकते, बताइए। सी ए की लेंथ का मतलब है सी ए डिस्टेंस, तो लगा दीजिए स्पीड इज इक्वल टू फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रॉम सी टू ए, सी के ए के डिस्टेंस के लिए अगर हम लगाएं फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये बताइए डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपके, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आइए जरा यहां से आ जाएगा, स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास कितना 1500, कहां गया 1500 मीटर पर सेकेंड है ना, तो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है, सी से ए तक का 1 सेकेंड है ना, तो आ जाएगा कितना 1500 इंटू 1 एस, भाई स्पीड आपका 1500 और सी से ए तक का जाने का टाइम है 1 सेकेंड, तो आंसर आएगा 1500 मीटर, मीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक। चेक कर लीजिए यूनिट क्या थी यहाँ, मीटर पर सेकेंड, और 1 की यूनिट क्या थी, सेकेंड, 1 सेकेंड था ना, तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो मीटर ही तो बचेगा, तो 1500 मीटर डिस्टेंस हमारे पास पता चल गया, यानी कि ए सी का डिस्टेंस हमें ए से सी तक का 1500 मीटर ये लेंथ हमें पता चल चुका है, ठीक। अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है एंड द सबमरीन इज ड्राइविंग एट अ डेप्थ ऑफ 750 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब ये देखिए ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल मतलब समुद्र की ऊपरी सतह, टॉप वाला सरफेस, यहां से ये जो डेप्थ है 750 है, तो ये अगर 750 है तो आपका ए बी भी तो 750 होगा, ठीक, तो आपका ए बी भी तो 750 होगा। अब बताओ फिर उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा ऑफ द शिप फ्रॉम द सबमरीन, मतलब समझो सबमरीन से बैठ के अगर कोई शिप को देखे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ अल्फा, जो ये वाला जो अल्फा है, संभाल लेना भैया ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अल्फा आपको बताना है यहाँ पर। अब बताओ साइन अल्फा लगा दो, खत्म भाई। ट्राइंगल एबीसी में ये वाला पॉइंट आपका सी था ना, ठीक, तो ट्राइंगल एबीसी में आप साइन अल्फा लगा दीजिए, गेम खत्म, बस देख लीजिए, ठीक। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर 750, ठीक, परपेंडिकुलर हमारे पास 750 मीटर्स है, और हाइपो कितना है हमारे पास 1500 मीटर है, ठीक, ये मीटर और मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर गया, और आएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 150, 75 वन जा और 75 टू जा, तो यहां से आएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा को 30 डिग्री होना पड़ेगा, साइन 30 तो 1/2 होता है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री। अब एक और चीज इसको करने का जो मेथड नंबर 2 था वो ये था, ऐसे ही बस शॉर्ट में बता देता हूं, आप कहीं इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मेथड नंबर 2 में एसी की लेंथ कैसे निकाली गई वो आपको बता देता हूं। उन्होंने टोटल टाइम ले लिया है, कितना ले लिया है, टोटल टाइम उन्होंने ले लिया है कितना 2 सेकंड, मतलब जाने का प्लस आने का दोनों का उसने एक साथ ले लिया। भाई अगर टोटल टाइम लोगे तो डिस्टेंस भी तो टोटल आएगा, ध्यान सुनिए, स्पीड इज इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकंड, यानी कि जाने का और आने का स्पीड थोड़ी ना चेंज होगा, साउंड पल्स का वो तो वही रहेगा पानी के अंदर, है ना, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जाने का प्लस आने का अगर टोटल टाइम रख के सॉल्व करोगे, फॉर्मूला अगर आप ये वाला लगाओगे कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यानी कि जाने का प्लस आने का आएगा, मतलब समझो अगर आप टोटल टाइम लोगे और अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ध्यान सुनिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपका स्पीड इंटू टोटल टाइम अगर आप करोगे, टोटल टाइम अगर आप करोगे, ठीक, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आएगा जाने का प्लस आने का, मतलब यहाँ पे जो भी टोटल डिस्टेंस आएगा उसको हाफ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी एसी की लेंथ आएगी। भाई ये तो जाने का प्लस आने का डिस्टेंस थोड़ा ना निकालना, हमें तो एसी की लेंथ चाहिए बस, ठीक है। तो यहां से अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले, तो स्पीड कितनी है 1500 और इनटू में टोटल टाइम कितना था 2, तो आंसर आता 3000 मीटर। बट हमें ये नहीं लेना था, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते, और इसको 2 से डिवाइड हम जब करते तो हमारे पास 1500 आता और वो हमारा एसी का लेंथ होता, और फिर हम साइन अल्फा लगा देते। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करते। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग मैथमेटिक्स में देख रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन ये फिजिक्स का क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है एग्जाम में, तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वही बच्चे करें जिनको रिफ्रैक्शन अच्छी तरीके से आता है, वही बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते होंगे। ओके, आइए कह रहा है शोन बिलो इन अ रेक्टेंगल। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, तो पहले फिजिक्स पढ़िए। ओके, कह रहा है शोन बिलो इज अ रेक्टेंगल टब ऑफ वाटर ऑफ डेप्थ 34। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से टब है आपके पास, ठीक, और ये टब का डेप्थ कितना है आपका 34, यहां से यहां तक आपको 34, यानी कि एन ओ का लेंथ आपको 34 दिया हुआ है। अब सुनिए, अब उसने हमसे बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट द बॉटम। ठीक है, तो ये देखिए ओ हमने कहाँ रखा है, बॉटम पे हमने रखा हुआ है। अब आपको पता है, अब देखिए मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं किस तरीके से। भाई अगर ओ यहां पर रखा है तो यहां से लाइट रे चलेगी 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 इस तरीके से, ठीक, और आपको पता है जैसे ये मीडियम से बाहर निकलेगी, वाटर से जैसे एयर में जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये इसका ओरिजिनल रास्ता ये इस तरीके से था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल से जब अवे हो जाएगी तो ये इसकी आंखों में इस तरीके से जाएगी ना, और इसकी आंखों में जब जाएगी तो ब्रेन आपका बैक ट्रेस करेगा। कौन कौन इतना समझ पाया, जल्दी बताना जरा। ये देखिए, ये लाइट रे इस तरीके से जा रही थी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो गई कुछ इस तरीके से, डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाया। फिर ब्रेन हमारी आंखों में जाएगी, तो ब्रेन बैक ट्रेस करता था, तो ब्रेन अगर इसको बैक ट्रेस करेगा तो ये देखिए आई पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। समझ गए, मतलब रखा है ओ पे लेकिन दिखाई कहां पर पड़ेगा, आई पे। समझ में आई बात, बताइए जल्दी से। हाँ, यानी कि ये जो आई आपको क्यू पॉइंट और आई, ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने डॉटेड से दिखाया है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, जब मैंने बैक ट्रेस किया था तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब सुनो, उन्होंने हमसे सवाल क्या किया है, एंगल आपको दिए हुए, यहां कहीं आपको 30 दिया हुआ है, ये पूरा आपको ये 40 दिया है। जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये हमारे पास अगर 40 है, ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए, तो आपका ये एंगल भी 45 होगा। ये कौन कौन समझ पाया, बताना जरा। क्योंकि ये पूरा आपका 90 ना नॉर्मल के साथ, भाई नॉर्मल आपका सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 तो ये 45, तो ये 45 आपका बच्चा। ठीक, अब सुनो, अब ये वाली जो क्यू आई वाली लाइन है, क्यू आई वाली जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई थी, ये वाली दिखा देना रेड कलर से, अभी हटा दूंगा। ये जो मैंने बनाई ये वाली, एक मिनट भैया, देखो ये वाली जो मैंने बैक ट्रेस करी थी रेड कलर से जो दिखाई, ये वाली, और एक दिखा रहा हूं आपको ब्लू कलर से, ये देखिए ये दोनों, ये वाली, ये देखिए इस तरीके से, ये ओरिजिनल पाथ है ब्लू कलर से। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, या हम एक काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, रुक जाइए, इसको मत देखिए, हाँ ऑपोजिट एंगल वही चीज है ना। तो देखिए जरा, एक ये आप ले लीजिए जो मैंने बैक ट्रेस करी थी, ये वाली रेड वाली, और एक इंटरफेस ले लीजिए। ठीक है, ये सरफेस वाला, ये वाला इंटरफेस ले लीजिए, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आपका, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एंगल अगर 45 है तो वर्टिकली अपोजिट से आपका ये भी 45 होगा। बोलिए हाँ, आराम से देख लो। ठीक, तो देखिए जरा, अब इसको हम हटा देते हैं और ठीक ठीक डायग्राम आपको दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए ये एंगल हमारे पास 45 हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर ये 90 लीनियर पेयर से ये 90 हो गया, और ट्राइंगल एन एन डैश और आई में अगर आप देखोगे, कौन से ट्राइंगल में सर, ये वाले ट्राइंगल में, देखिए इस तरीके से ये वाले ट्राइंगल में। ठीक, इन ट्राइंगल एन एन डैश आई में अगर आप देखोगे सर, कौन से ट्राइंगल में सर, सर ये वाले ट्राइंगल में। ध्यान से देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका ये वाला एंगल 45 है और ये अगर 90 है तो ये कितना बचा, 45, यस और नो, बताइए। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, भूल गए हो क्या। ये देखो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये भी 45 है और ये भी अगर 45 है तो ये दोनों लेंथ आपकी इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली। तो इस फिगर में आपके ये वाले ट्रायंगल में कौन सी लेंथ आपकी इक्वल होंगी, बताइए, एन एन डैश और एन आई। एन एन डैश इज इक्वल्स टू एन आई। ठीक, ये हो गया। अब उसने बोला है फिगर इज नॉट अप टू स्केल, ठीक है भैया मान गए, मतलब प्रॉपर स्केल लेके नहीं बनाया हुआ है। अब सुनो, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सॉरी फॉर द ऑब्जर्वर, मतलब समझो भाई ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितना मूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ है लेकिन दिखाई उसको यहाँ पड़ता है। भूल गए हो क्या भाई, रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, ये बैक ट्रेस आपने किया तो यहाँ आपको दिखाई पड़ता है। तो मूव कितना कर रहा है ऑब्जेक्ट, ओ से आई तक आ गया भाई। उसकी रियल पोजीशन क्या है, मतलब असली में यहाँ रखा है बट उसकी इमेज, उसको वर्चुअल इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ती है ना। तो हमें ओ पे रखा था लेकिन दिखाई आई पे पड़ता है, तो मूव कितना किया, ओ से आई आ गया भाई। ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर को यहाँ थोड़ी ना दिखाई पड़ता है ओरिजिनल पोजीशन पे, वो तो उसको यहाँ दिखाई पड़ता है उसकी वर्चुअल इमेज। तो ये जो ऑब्जर्वर है
उसके लिए वो कितना मूव हो गया, ओ से आई तक, यानी कि ओ आई का लेंथ आपको बताना है। ठीक, ओ आई का लेंथ आपको यहां पर बताना है, बस बता दीजिए, अब क्या ही दिक्कत है भाई, बहुत आसान है। आपको ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं, ये टोटल 34 दिया, यानी कि एन से ओ तक का जो लेंथ है, ये देखिए एन से ओ तक का जो लेंथ है वो किससे किससे मिलकर बना है, ये एन ओ इज इक्वल टू एन आई प्लस आई ओ, एन आई प्लस आई ओ। ठीक, और ये एन ओ का लेंथ 34, तो एन ओ की जगह आप 34 रखोगे इज इक्वल्स टू एन आई। एन आई अगर हम किसी तरीके से निकाल लें, सुन लो, अगर हम एन आई निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो आई ओ आ जाएगा, जो हमें निकालना था, ये लेंथ आ जाएगा आई ओ या ओ आई, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें, आप ट्राइंगल एन एन डैश ओ में लगाएं, क्या लगाएं, tan 30 लगा दीजिए। देखिए देखिए, इन ट्राइंगल एन एन डैश एंड ओ, एन एन डैश ओ, ये वाले ट्राइंगल में tan 30 लगाइए जरा। अब जिनको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला ट्राइंगल में पूरा ये वाला लेने जा रहा हूं, ये वाला दिखा, एन एन डैश एन ओ में अगर हम tan 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा एन एन डैश और बेस हो जाएगा एन ओ। ठीक, ये एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर ये रहा और बेस हमारे पास ये रहा। ठीक, तो tan 30 इज इक्वल्स टू एन एन डैश अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस है एन ओ वैल्यू रखिए, tan 30 1/√3 होता है इज इक्वल्स टू एन एन डैश। अब हमें पता है एन एन डैश एन आई के इक्वल है, तो एन एन डैश की जगह आप एन आई लिख लीजिए, अपॉन में, भाई एन एन डैश की जगह एन आई लिखा, अपॉन में एन ओ, तो एन से ओ तक का लेंथ, ये टोटल 34 आपको दिया है, डेप्थ ऑफ द टब 34। अब आपको इतना तो पता ही होगा, ये 34 यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 34 इंटू 1 और अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू एन आई। अब यहाँ वैल्यू भी आपको चालाकी से रखनी है, ध्यान सुनिए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हमें पता है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन 17 टू 34 होता है, इसलिए हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और 1.3 के 1.7 के आसपास ही हम लेंगे। भाई लास्ट में क्या है, ये क्या है, अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ करें तो 3 या 3.5 से छोटा है तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, 1.7 हमें लेना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि यहां पर आइए जरा, 34 इंटू 1 इज 34 अपॉन में √3 की वैल्यू आप रखते 1.7 आप रखते, तभी तो 17 टू 34 कटेगा इज इक्वल्स टू एन आई। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहां से तो देखिए ध्यान से यहां पर, ठीक, एन आई इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाय 1.7, ठीक, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे तो एन आई इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 1 जा 17 2 जा और ये वाला जीरो एज इट इज आएगा, तो एनआई की लेंथ आ जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर, शायद सेंटीमीटर में दिया है, यस। अब ये बताइए कि एनआई की लेंथ आपकी आ गई, यहां से यहां तक आपका 20 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। ठीक, अब वैल्यू रखिए यहां पर आके इस इक्वेशन में। ठीक, 34 इज इक्वल्स टू 34 ऐसे ही, एनआई की लेंथ आ गई कितनी 20, ठीक, प्लस आई ओ कितना हो गया हमारे पास, आई ओ कितना हो गया निकालना है हमें, 20 इधर जाएगा, 34 माइनस 20 14 आ जाएगा, आई ओ का लेंथ 14, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए कितना मूव कर गया, सो 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ था, यहाँ से 14 सेंटीमीटर ऊपर चला आया है ना। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए 14 सेंटीमीटर ऊपर चला आया नीचे वाले सरफेस से, इस तरीके से आपका आंसर इसका है 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए।